नंबर 30 विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, उनके स्रोत एवं शरीर में उसकी उपयोगिता का वर्णन करें। शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, न्यूक्लिक अम्ल तथा जल। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना व निरंतर नई ऊर्जा का उत्पादन कर व्यक्ति को ऊर्जावान बनाए रखना इस तत्व का प्रमुख कार्य है। गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंद, शलगम, आलू आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दूसरा, प्रोटीन। यह तत्व शारीरिक वृद्धि व कोशिकाओं एवं तंत्रिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। चना, दाल, बादाम, काजू, मांस, मछली, अंडे, दूध, फल, सोयाबीन, मूंगफली से भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है वसा। यह तत्व भी शरीर को ऊर्जावान बनाता है तथा तापमान का संतुलन बनाए रखने में सहयोगी होता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी है। जैतून व मछली के तेल, सरसों का तेल, घी तथा नट्स में पर्याप्त वसा पाई जाती है। चौथा, विटामिन। हड्डियों का, बालों की मजबूती, त्वचा की चमक, हार्मोन के संतुलन, प्रजनन क्षमता के विकास आदि के लिए यह तत्व अत्यंत आवश्यक है। दूध, अंडे, मछली का तेल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, जूस, अंकुरित अनाज, फल आदि बहुत से विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। पांचवा, खनिज लवण। पाचन संबंधी क्रियाओं के उचित संचालन के लिए, नसों व मांसपेशियों की मजबूती के लिए, रक्त कणिकाओं की आवश्यक मात्रा बनाए रखने के लिए, तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए व नई कोशिकाओं के निर्माण में खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। छठा है न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्यों में आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग आदि जैसे आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के सदस्यों तक संवहन करने का कार्य न्यूक्लिक अम्ल ही करता है। सातवां है जल। शरीर का सही तापमान, त्वचा का निखार व नमी बनाए रखने के लिए जल एक आवश्यक तत्व है। शरीर के भीतर मानव भार का 65 से 70% स्तर तक जल होता है। इस स्तर में 1% कमी आने पर प्यास उत्पन्न होती है तथा यदि वह कमी 10% हो जाए तो जल के अभाव से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन था जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, उनके स्रोत एवं शरीर में उनकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताया गया। तो 7 पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल तथा जल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। विद्यालय के भौतिक वातावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाने हेतु एक कार्य योजना का निर्माण करें। अथवा विद्यालय के भौतिक वातावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाने हेतु शौचालय, जल स्रोत, कचरे का निपटान या प्रबंधन इत्यादि किस प्रकार करेंगे। देश के अनेक विद्यालय स्कूलों में विभिन्न प्रकार से स्वच्छता तथा सैनिटेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यह कमी मुख्यतः नगरों में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस कमी को दूर करने के लिए विद्यालय स्तर पर कई प्रयास किए जा सकते हैं। विद्यालयी स्वच्छता कार्यक्रम केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं हो सकता, उसके साथ मल मूत्र को बहाने के लिए पानी की व्यवस्था एवं गंदगी के सुरक्षित निपटान, शौचालय स्थल एवं हाथ पैर की साफ सफाई एवं बदबू को खत्म करने की व्यवस्था भी करनी होगी। आमतौर पर शौचालय की एक बार सफाई पर 5 से 10 लीटर पानी खर्च होता है। यदि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 500 मानी जाए और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा शौचालय का 2 बार उपयोग माना जाए तो प्रतिदिन लगभग 5000 से 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यह मात्रा स्कूल में छात्रों की संख्या पर निर्भर होगी। स्कूलों में हैंडपंप, कुओं या नगरीय निकाय द्वारा नल जल योजना से पानी की पूर्ति का कार्य किया जाएगा। स्कूल में पेयजल तथा सैनिटेशन की व्यवस्था का जायजा लेकर उसे पुख्ता और अस्थायी करना होगा। इसके अलावा शौचालय में विभिन्न उत्पन्न होने वाली बदबू को खत्म करने के लिए फिनाइल की सतत व्यवस्था करनी होगी। इन प्रयासों के माध्यम से
इन प्रयासों के अंतर्गत स्कूल परिसर में साफ सफाई, सघन वृक्षारोपण, फल फूल के पौधों के रोपण के कार्य किए जा सकते हैं। बच्चों को अशुद्ध पानी के उपयोग और आधा अधूरी साफ सफाई से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। कचरे के प्रबंधन के लिए बच्चों को गीले व सूखे कचरे की पहचान के साथ उसके निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सूखा और गीला कचरा की रिसाइकल और रीयूज करने के तरीके बताए जाएंगे। बच्चों को यह बताना चाहिए कि विद्यालय एवं घरों से निकलने वाले कचरे में बचा हुआ भोजन, रेत, बजरी, कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा आदि है। ठोस कचरे में प्लास्टिक सबसे हानिकारक वस्तु है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। गलियों, मोहल्लों, रेलवे स्टेशनों, रेल की पटरियों और सड़कों पर बिखरी प्लास्टिक की थैलियाँ बरसात में पानी के साथ बहकर नालियों को बंद कर देती है। प्लास्टिक हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि प्रकृति इसे नष्ट नहीं कर सकती और कीड़े इसे खा नहीं सकते, लेकिन कागज़, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और शीशे को रिसाइकल करके उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। साधारण कचरे को जलाना इसे ऊर्जा में परिवर्तित करने का अच्छा तरीका है। यह कचरे की मात्रा को कम कर देता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। इसके अलावा जैविक कचरे को गड्ढों में जमा कर खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए, जिससे कि तैयार खाद खेतों में उपयोग की जा सके। बच्चे कूड़े से दोबारा इस्तेमाल होने वाले पदार्थों से, कबाड़ से जुगाड़ के द्वारा अपने लिए शिक्षण, अधिगम सामग्री, खिलौने इत्यादि बनाकर भी कुछ कचरे का निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा कचरा कम फैलाना, कचरे को उचित कूड़ेदान में डालना, ठोस एवं अपशिष्ट कचरों को एक जगह तथा गीले कचरे को एक जगह, जैविक तथा अजैविक कचरे को अलग अलग जमा कर उनका उचित प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन जो था, विद्यालय के भौतिक वातावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाने हेतु एक कार्य योजना के अंतर्गत और अथवा विद्यालय के भौतिक वातावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाने हेतु जो है शौचालय, जल स्रोत, कचरे का निपटान या प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें कहा गया है कि विद्यालय में स्वच्छता तथा साफ सफाई मानकों को सुनिश्चित किए जाने में समुदाय तथा शिक्षकों की क्या भूमिका है, इसे बताएं। तो जो है विद्यालय में स्वच्छता और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता के मानकों से आशय तकनीकी एवं मानव विकास के ऐसे आयामों के समुच्चय है जो कि एक स्वस्थ विद्यालयी वातावरण रचने और उपयुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार विकसित व प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके तकनीकी आयामों में स्कूल परिसर के भीतर बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने का जल, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय और साबुन की सुविधाओं को गिनाया जा सकता है। दूसरी तरफ मानव विकास संबंधी आयामों में वे गतिविधियां आती है जिनके जरिए हम स्कूल के भीतर ऐसी परिस्थितियों और ऐसी आदतों को विकसित कर सकते हैं जिनकी मदद से जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी बीमारियों को रोका जा सकता है। बच्चों में इन मानकों को सुनिश्चित करने में समुदाय तथा शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों में हैंड पंप लगाना, पाइप के कनेक्शन देना, पेयजल का समुचित भंडारण एवं रखरखाव, साबुन, बाल्टी, मग आदि के साथ हाथ धोने की सुविधा मुहैया कराना, नाली, कचरा पेटी, शौक पीट आदि के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था शिक्षक एवं समुदाय की सम्मिलित भूमिका से संभव है। स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता के मानक सुनिश्चित करने का मकसद यह है कि बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों में स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार में सुधार के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति पर एक स्पष्ट प्रभाव डाला जाए। इसका एक मकसद यह भी है कि स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहन देकर और स्कूल के भीतर उपलब्ध जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए और पाठ्यचर्या व शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाया जाए।
उदाहरण के लिए विकलांग बच्चों के लिए शौचालय और हाथ धोने की टूटियाँ बच्चों के कद के अनुसार होनी चाहिए। औसत बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करते हुए इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। साबुन के साथ सामूहिक रूप से हाथ धोने के सत्र अपराह्न भोजन परोसने से पहले आयोजित किए जाने चाहिए। इस समय अध्यापकों को निगरानी की जिम्मा संभालना चाहिए और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सही ढंग से हाथ धोएं। हाथ धोने के सत्र बच्चों को स्वच्छता के विषय में संदेश देने का, खास तौर से यह संदेश देने का एक अच्छा अवसर होता है। उन्हें खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए। इन अवसरों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल संबंधी संदेश देने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अपराह्न भोजन शुरू करने से पहले पर्याप्त समय अपेक्षित या 10-12 मिनट दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे और सभी अध्यापक साबुन से अच्छी तरह हाथ धो सकें। शिक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए जाए कि बालिकाओं के पास अपने कपड़े धोने और बदलने के लिए एक सुरक्षित और निजी जगह हो। स्कूल में साफ सफाई एवं स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने के लिए शिक्षक एवं समुदाय स्पष्ट मानक निर्धारित कर सकते हैं तथा उन मानकों के अनुसार व्यवहार करने में बच्चों की मदद व निर्देशन भी कर सकते हैं। अपराह्न भोजन से पहले सभी स्कूलों में स्वच्छता, खास तौर से साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था शिक्षक करें, जिससे हाथ सही तरीके से धोने के मानक का पालन किया जाए। बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, जिसमें एक इकाई में आमतौर पर एक शौचालय WC और 3 मूत्रालय होंगे। प्रति 40 विद्यार्थियों पर एक इकाई का औसत सुनिश्चित करना, जिसकी साफ सफाई में समुदाय भी सहयोग कर सकता है। बच्चों के लिए पीने और हाथ धोने के लिए जल की अनुकूल और अस्थायी व्यवस्था करने में भी समुदाय का सहयोग अपेक्षित है। इसी प्रकार विद्यालय में कचरे के निपटारे, कचरा प्रबंधन, जैव एवं अजैव निम्नकरणीय कचरे को अलग रखना तथा जैविक खाद बनाने में कचरे के इस्तेमाल में शिक्षक एवं समुदाय मिलकर बच्चों के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे स्वयं जैविक खाद बनाएं और अपशिष्ट कचरे के निपटारे में अपनी भूमिका निभाएं एवं विद्यालय परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहयोग दें। तो ये सारी बातें जो थी वो ये कि विद्यालय में स्वच्छता तथा साफ सफाई मानकों में समुदाय और शिक्षकों की भूमिका के अंतर्गत बताई गई है।